फाइनल ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भारत में उग्रवादियों की विचारधारा एवं उग्रवाद के उदय होने के प्रमुख कारण क्या है। तो आज हम उग्रवादियों की विचारधारा और उसके उदय होने के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तो इस स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रथम चरण रहा था वो उदारवादियों का काल रहा था, जो कि 1885 से लेकर 1905 तक रहा था। तो उदारवादियों का जो शासनकाल है वो 1885 से 1905 ईस्वी के मध्य रहा था। उदारवादियों के जो प्रमुख नेता रहे थे वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बैनर्जी। तो इस प्रकार उदारवादियों के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और उमेश चंद्र बैनर्जी रहे थे। उदारवादी जो नेता थे उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था। अतः ये उदारवादी जो नेता थे ये ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति रखते थे। इसके अलावा उदारवादी जो नेता थे वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। इसके साथ साथ उदारवादी जो नेता थे वो ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध बनाए रखने के पक्ष में थे। इसी के साथ साथ जो उदारवादी नेता थे इन्हें क्रमिक सुधारों में विश्वास था, अर्थात शासन व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार लाने में इन्हें विश्वास था। इसके अलावा संवैधानिक साधनों में इनकी जो आस्था नहीं थी। संवैधानिक आस्थों में जो संवैधानिक साधनों में उदारवादियों की आस्था थी। इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय एकता के भी समर्थक रहे थे। अतः 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला चरण है, आंदोलन का जो पहला चरण है वो यहीं से प्रारंभ होता है। इसकी काल अवधि 1885 से लेकर 1905 के मध्य रखी गई है। लेकिन जब उदारवादियों की मांगों पर ब्रिटेन अर्थात अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो फिर आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ हुआ, जिसे कि इतिहास में उग्रवाद अर्थात गरम दल के नाम से जाना गया था। उदारवाद अर्थात नरम दल। इसके पश्चात 1905 से लेकर 1919 तक के काल को भारतीय इतिहास में गरम दल या उग्र दल के नाम से जाना गया था। उग्रवाद के जो प्रमुख नेता थे वो थे बाल लाल पाल, प्रमुख रूप से थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष जो थे वो उग्रवादियों के प्रमुख नेता रहे थे, जिन्हें कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। अतः 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से भारतीय राजनीति में एक नवीन विचारधारा का उदय हुआ, जिसे इतिहास में उग्रवाद या गरम दल के नाम से जाना गया था। इस उग्रवाद दल के नेता बाल लाल पाल रहे थे। अब आइए चलते हैं उग्रवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति। तो उग्रवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति में पहली हेडिंग है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आस्था। जो उग्रवादी के नेता थे ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आस्था
रखते थे, अतः इन्हें भारतीय संस्कृति से अगाध प्रेम था और भारतीय संस्कृति को ही ये श्रेष्ठ मानते थे। और गीता वेद जो थे वो उग्रवादियों के प्रमुख जो थे स्रोत रहे थे। तो इस प्रकार उग्रवादी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे और वेद और गीता जो थे इनके प्रेरणा के स्रोत रहे थे। इसके अलावा जो उदारवादी लोग थे वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। यही इन दोनों की विचारधाराओं में प्रमुख अंतर भी था। इसी प्रकार नेक्स्ट है उग्रवादियों की विचारधारा के अंतर्गत अंग्रेजों की न्यायप्रियता में और ईमानदारी में अविश्वास। तो जो उग्रवादी थे उन्हें उदारवादियों की तरह अंग्रेजों की न्यायप्रियता और ईमानदारी में, जैसा कि उदारवादियों को पूरा विश्वास था अंग्रेजों की न्यायप्रियता और ईमानदारी में, उदारवादियों को जिस प्रकार से पूरा विश्वास था, लेकिन उग्रवादी जो थे उनकी विपरीत विचारधारा वाले लोग थे। अतः उग्रवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता और ईमानदारी में बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, क्योंकि जो उग्रवादी लोग थे या उग्रवादी दल के जो नेता थे वो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए अभिशाप मानते थे, जबकि उदारवादी जो नेता थे वो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान समझते थे। इसी प्रकार तीसरी हेडिंग है ब्रिटिश शासन के विरोधी। इस प्रकार से उदारवादी नेता जो थे वो ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, उसी प्रकार जो उग्रवादी दल के नेता थे वो ब्रिटिश शासन के विरोधी थे। अतः ब्रिटिश शासन का भारत के लिए होना अच्छा नहीं मानते थे और इसे अभिशाप समझा जाता था। नेक्स्ट है पूर्ण साम्राज्य के समर्थक। जो उग्रवादी दल के नेता थे ये पूर्ण स्वराज्य अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे, जबकि जो उदारवादी नेता थे वो ब्रिटिश शासन के रहते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्ष में रहे थे, जबकि उग्रवादी जो नेता थे वो पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में रहे थे, अर्थात ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करके ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के पक्षधर थे। इसी प्रकार स्वावलंबन की राजनीति जो इनका प्रमुख आधार था उग्रवादी नेताओं का। उग्रवादी जो थे स्वावलंबन, आत्मविश्वास और आत्म सम्मान में विश्वास रखते थे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जो उग्रवादी नेता थे वो संघर्ष को अनिवार्य समझते थे। नेक्स्ट है साधन। उग्रवादियों के जो साधन अपनाए गए थे उसके अंतर्गत बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमुख रूप से लिया गया था। तो इस प्रकार उग्रवादी संवैधानिक साधनों में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि उदारवादी जो नेता थे उन्हें संवैधानिक साधनों में विश्वास था। उग्रवादी अपने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को आवश्यक समझते थे और इसी पर वो जोर देते थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के असहयोगी। जो उग्रवादी नेता थे वो ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग करने को तैयार नहीं थे। अतः जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना निरर्थक समझा, क्योंकि भारतीयों तथा अंग्रेजों के जो हित है वो परस्पर क्या है, विरोधी हैं। अतः उग्रवादी नेता ने ब्रिटिश सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग करना उचित नहीं समझा और उग्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थे। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। इसी प्रकार उग्रवादी जो नेता थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। वे राष्ट्र के निर्माण के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को अनिवार्य समझते थे। तो इस प्रकार
उग्रवादियों की जो विचारधारा रही थी वो उदारवादियों के विपरीत विचारधारा थी, और जो उग्रवादी नेता थे वो भारत का विकास तब तक उनके अनुसार संभव नहीं है जब तक ब्रिटेन अर्थात अंग्रेजों का प्रभाव यहाँ पर रहेगा। अतः जो उग्रवादी नेता थे वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देना चाहते थे। इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का उदय की जो पृष्ठभूमि थी वो उग्रवादियों के द्वारा तैयार की गई थी। आइए अब हम चलते हैं भारत में उग्रवाद अर्थात गरम दल के उदय होने के क्या कारण रहे थे। सबसे पहले है उदारवादियों की असफलता। नंबर 2 है ब्रिटिश शासन के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करवाना। इसके अलावा भारत का जमकर किया गया आर्थिक शोषण। नेक्स्ट है धार्मिक एवं सामाजिक जागृति। नेक्स्ट है अकाल एवं प्लेग जो कि 1897-98 के मध्य आया था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन 1905। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। और लास्ट है लाल पाल का नेतृत्व जो था भारत में उग्र दल अर्थात गरम दल के उदय होने का प्रमुख कारण रहा था। तो आइए अब इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है उदारवादियों की असफलता। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया था कि जब उदारवादियों को संवैधानिक साधनों से उनकी मांगों को अंग्रेजों ने पूरा नहीं किया, अर्थात उदारवादियों ने संवैधानिक साधनों से अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया, परंतु इस कार्य में उन्हें असफलता ही हाथ लगी थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया। इससे भारतीय नवयुवकों में तीव्र आक्रोश की भावना बढ़ी और उन्होंने उदारवादियों की नीति की कटु आलोचना की, और जो उग्रवादी नेता थे वो क्रमिक सुधारों के स्थान पर स्वराज्य की मांग उन्होंने रखी, पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी। इसके लिए उन्होंने जन आंदोलन को और संघर्ष को उचित ठहराया उग्रवादियों ने। जैसा कि लाला लाजपत राय ने टिप्पणी की कि भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में ही संतोष नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अंग्रेजों की कृपा पात्र के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए, अर्थात अपनी मांगे मनवाने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और इसके लिए अगर संघर्ष भी करना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार जब उदारवादियों की मांगों को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया तो फिर नवयुवकों में आक्रोश फैला और उन्होंने उदारवादी से उग्रवादी दल का समर्थन किया और इसके अंतर्गत संघर्ष को अनिवार्य समझा गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करवाया जाना। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन उग्रवादी नेताओं ने क्या किया, भारत वासियों को ब्रिटिश शासन के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करवाया और भारत में बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि के लिए ब्रिटिश सरकार को ही उत्तरदायी ठहराया। इससे भारतीयों ने अनुभव किया कि उनकी इस दुर्दशा के लिए ब्रिटिश सरकार ही उत्तरदायी है। अतः ब्रिटिश सरकार से छुटकारा पाए बिना जो है भारत का आर्थिक विकास संभव नहीं है। अतः इस प्रकार भारत में उग्रवादी विचारधारा अर्थात गरम दल का उदय हुआ। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक शोषण। तो अंग्रेजों ने भारत का जमकर आर्थिक शोषण किया था। अंग्रेजों ने भारत में भू राजस्व संबंधी अनेक नीतियों को प्रतिपादित किया, जिनमें स्थायी बंदोबस्त अर्थात जमींदारी प्रथा, रेतवारी प्रथा, मेहरबारी प्रथा, इसके अंतर्गत किसानों का जमकर शोषण किया गया। जो भारत का धन है वो अधिक से अधिक इंग्लैंड पहुंचाया गया, अर्थात धन निष्कासित
किया गया। अंग्रेजों ने भारत का जो अतुल धन संपत्ति थी वो अंग्रेजों को पहुंचाई, अर्थात इंग्लैंड में पहुंचाई, जिसके कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब होने लगी थी। इससे कृषकों की दशा काफी खराब हो गई, लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए, बेरोजगारी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप भारत में उग्र दल अर्थात गरम दल विचारधारा का उदय हुआ, जिन्होंने कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष को अनिवार्य समझा। नेक्स्ट है धार्मिक एवं सामाजिक जागृति। इसी प्रकार सामाजिक एवं धार्मिक जागृति ने भी उग्र राष्ट्रवाद की भावना को प्रचारित करने में अपना मुख्य योगदान दिया। इन धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों के जो प्रवर्तक थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट, इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ बताया। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ बताया और इन्होंने भारतीयों में आत्म सम्मान की भावना जागृत करने में अपनी मुख्य भूमिका अदा की। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय ने धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में योगदान प्रदान किया था। तिलक जी ने गणपति उत्सव के माध्यम से और शिवाजी उत्सव के माध्यम से भारत में लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत कर दी थी और राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया था। इसी प्रकार विपिन चंद्र पाल ने बंगाल में काली और दुर्गा उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावनाओं को संचारित किया और लोगों में जन जागृति लाने का कार्य किया, जिससे उग्र राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला था। इस प्रकार धार्मिक एवं सामाजिक जागृति जो था वो भी एक भारत में उग्र दल के उदय होने का एक कारण रहा था। इसी प्रकार नेक्स्ट है अकाल एवं प्लेग। तो इस प्रकार अकाल और प्लेग जो कि 1897 से 98 के बीच गुजरात व दक्षिण भारत में उस समय जो भीषण अकाल पड़ा था, इसी समय क्या हुआ, महाराष्ट्र व मुंबई के अंदर प्लेग जैसी महामारी फैल गई थी। तो अकाल व महामारी के कारण अनेक लोग मौत के मुंह में जाने लगे, परंतु ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने लोगों के कष्टों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए और जिसके कारण प्रजा में आक्रोश बढ़ गया था। पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड ने प्लेग रोग की जांच का कार्य जो था सेना को सौंप दिया था। वहां सैनिकों ने जांच के बहाने घरों में घुसकर स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिससे नाराज होकर दामोदर चापेकर नामक एक नवयुवक ने रैंड और उसके सहायक की हत्या कर दी थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार की जो क्रोध अग्नि थी वो भड़क उठी और उन्होंने हरि चापेकर को मृत्युदंड दे दिया था। तिलक जी ने अपने समाचार पत्र केसरी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति की कटु आलोचना की। इसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें 12 मास की कारावास की सजा दी गई। इन घटनाओं से भारतीयों में राष्ट्रवाद अर्थात उग्रवाद गरम दल की भावना जो है बढ़ गई थी और उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हो गई थी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में किया गया था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो लॉर्ड की इस कार्रवाई से संपूर्ण बंगाल में विरोध हुआ। इसके विरोध में स्थान स्थान पर सभाएं आयोजित की गई थी
वंदे मातरम के गीत गाए गए। इससे स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला था। तो अब लोगों की संवैधानिक साधनों में आस्था नहीं रह गई थी। अतः कांग्रेस का नेतृत्व जो है अब उदारवादियों की जगह उग्रवादियों के हाथों में आ गया था। इसके अलावा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद उदय होने में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी योगदान रहा था। 1896 में अफ्रीका के छोटे देश एबिसीनिया ने इटली को पराजित कर दिया था। इसी प्रकार 1904-05 में जापान ने रूस को हरा दिया था। तो इन घटनाओं से भारतीयों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना, उत्साह की भावना जागृत हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि यूरोपियन शक्तियां अजेय नहीं हैं। अगर संगठित होकर एकता के सूत्र में बंधकर उनका मुकाबला किया जाए तो उन्हें हराया जा सकता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव स्वरूप भारत में उग्र राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट है बाल लाल पाल का नेतृत्व। इसी प्रकार भारत में उग्र राष्ट्रवाद की भावना को प्रसारित करने में बाल लाल पाल का नेतृत्व, जिसका कि प्रमुख योगदान रहा था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इसके अलावा अरविंद घोष जो थे वो उग्रवादी दल के प्रमुख नेता रहे थे। ये जो नेता थे वो उदारवादियों की कार्यपद्धति और विचारधारा से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। अतः इन्होंने उदारवादियों की कार्यपद्धति की आलोचना की और ये लोग स्वदेशी बहिष्कार व पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे। स्वदेशी, इसके अलावा बहिष्कार व पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे उग्रवादी नेता। तिलक जी ने सर्वप्रथम कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। और इसी प्रकार लाला लाजपत राय ने कहा था कि अंग्रेज भिखारियों से सबसे अधिक नफरत करते हैं और मैं मानता हूं कि जो भिखारी है वो घृणा के ही पात्र है। तो मैं सोचता हूं कि हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात को सिद्ध करें कि हम भिखारी नहीं हैं, अर्थात अपनी मांगों को मनवाने के लिए अगर हमें संघर्ष का सहारा भी लेना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस प्रकार बाल लाल पाल का जो नेतृत्व है वो उग्रवादी विचारधारा को विकसित करने में काफी आगे रहा था। इन नेताओं ने अपने लेखों और भाषणों से भारतवासियों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना को प्रसारित किया था। इसके अलावा अंग्रेजों का अहंकार जो स्वभाव है या व्यवहार है या फिर विदेशों में भारतीयों से जो किया गया दुर्व्यवहार है या फिर लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति है, उसके परिणाम स्वरूप भी भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। इसी प्रकार उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण जानने के पश्चात अब हम देखते हैं इनकी क्या उपलब्धियां रही थी। सबसे पहले है जन आंदोलन का रूप धारण किया उग्रवाद भावना ने, लोगों में देशभक्ति की भावना का इससे संचार हुआ। उग्रवाद के उदय के परिणाम स्वरूप भी भारत में स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और उग्रवादी विचारधारा के कारण ही जो जनता का नैतिक स्तर है वो ऊंचा हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में रचनात्मक कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिला था। तो इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो दूसरा चरण था, जिसकी काल अवधि 1905 से लेकर 1919 रखी गई है, इसके अंतर्गत उग्रवाद अर्थात गरम दल का उदय हुआ, जो कि अपनी मांगे मनवाने के लिए संघर्ष
को उचित मानते थे और इन्हें उदारवादियों की विचारधारा में कोई आस्था इनकी नहीं थी। तथा उग्रवादियों ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी प्रमुख भूमिका अदा की थी। तो इस प्रकार उग्रवादियों की जो विचारधारा थी वो उदारवादियों के विपरीत रही थी। उदारवादियों की जो काल अवधि है वो है 1885 से 1905 और उग्रवादियों की विचारधारा की जो काल अवधि है वो 1905 से लेकर 1919 रखी गई है। उदारवादियों के प्रमुख नेता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले व उमेश चंद्र बैनर्जी रहे थे, जिन्हें की अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था और ब्रिटेन के साथ ये संबंध बनाए रखना चाहते थे। जबकि उग्रवादी नेता जो थे लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष प्रमुख रूप से थे, जो कि पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे और अंग्रेजों के साथ संघर्ष को अनिवार्य मानते थे और विभिन्न परिस्थितियों और कारणों के परिणाम स्वरूप ही भारत में उग्र दल का उदय हुआ था। तो इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।